नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। टॉपिक है कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का तुलनात्मक लाभ सिद्धांत। साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूजी और पीजी दोनों कोर्सेज में ये टॉपिक पढ़ा जाता है। तो जब भी हम प्योर थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं तो हम कुछ सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं, जैसे कि व्हाट इज द बेसिस फॉर ट्रेड, व्यापार है जो उसका आधार क्या है, व्हाट आर द गेन्स फ्रॉम ट्रेड, जब भी दो देशों के बीच में व्यापार होता है तो लाभ किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं, एंड व्हाट इज द पैटर्न ऑफ ट्रेड, जब दो देशों के बीच में व्यापार होता है तो किन कमोडिटीज का एक्सपोर्ट किया जाना चाहिए, किन कमोडिटीज का इंपोर्ट किया जाना चाहिए। इन सवालों के जवाब देने के लिए दोस्तों समय समय पर विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, जिनमें से एक सिद्धांत कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड भी है। तो इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। इससे पहले साथियों हम एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर चुके हैं, जो कि एडम स्मिथ ने दिया था। एडम स्मिथ ने 1776 में अपनी एक पुस्तक लिखी थी, जिसको हम वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से ही जानते हैं वैसे तो जनरली, लेकिन जो बुक है उसका पूरा टाइटल है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसमें उन्होंने बताया कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसका आधार एब्सोल्यूट एडवांटेज है। एब्सोल्यूट एडवांटेज के ऊपर हम डिटेल में बात कर चुके हैं, एक वीडियो हमने इससे पहले उसके ऊपर बना चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लेकिन कंपैरेटिव एडवांटेज के ऊपर बात करने से पहले हम थोड़ी सी नज़र इसके ऊपर डाल लेते हैं साथियों कि एब्सोल्यूट एडवांटेज असल में होता क्या है। देखो, हमने बात की थी कि एब्सोल्यूट एडवांटेज में मान लीजिए दो देश है ए और बी, दोनों ही देश दो दो वस्तुएं उत्पादित करते हैं एक्स और वाई। देश ए है जो वो एक्स कमोडिटी के प्रोडक्शन में ज़्यादा एफिशिएंट है, तो उसको, और वाई कमोडिटी के प्रोडक्शन में कम एफिशिएंट है, तो देश ए देश बी के मुकाबले एक्स कमोडिटी के प्रोडक्शन में ज़्यादा एफिशिएंट है और वाई कमोडिटी के प्रोडक्शन में कम एफिशिएंट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो देश ए है उसको देश बी के मुकाबले एक्स कमोडिटी के प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट एडवांटेज है और वाई कमोडिटी के प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है। इसी तरह दूसरा देश है बी, वो भी दो कमोडिटीज प्रोड्यूस करता है एक्स और वाई, लेकिन जो देश बी है वो वाई कमोडिटी के प्रोडक्शन में ज़्यादा एफिशिएंट है और एक्स कमोडिटी के प्रोडक्शन में लेस एफिशिएंट है। तो इस तरह से जो देश बी है वो वाई कमोडिटी के प्रोडक्शन में उसको एब्सोल्यूट एडवांटेज है और एक्स कमोडिटी के प्रोडक्शन में उसको एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है। तो देश ए है वो एक्स कमोडिटी के प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन करेगा और देश बी वाई कमोडिटी के प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन करेगा। तो इस तरह से दोनों देशों के बीच में जब ट्रेड होगा तो देश ए देश बी को एक्स कमोडिटी एक्सपोर्ट करेगा और बदले में देश बी से वाई कमोडिटी इंपोर्ट करेगा, और इस तरह के एक्सपोर्ट इंपोर्ट से, इस तरह के ट्रेड से दोनों देशों को ही फायदा होगा। साथियों, बहुत लंबे समय तक जो है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी को इंटरनेशनल ट्रेड का आधार माना जाता रहा है, लेकिन एडम स्मिथ की वेल्थ ऑफ नेशंस के लगभग 40 साल के बाद डेविड रिकार्डो ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, जिसे हम प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से जानते हैं, जो कि 1817 में लिखी गई थी। पुस्तक का पूरा नाम है, जो पुस्तक का जो पूरा टाइटल है वो है ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, जिसमें इन्होंने बताया कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसका आधार कंपैरेटिव एडवांटेज है। साथियों, कंपैरेटिव एडवांटेज असल में क्या होता है, तो देखो उसके ऊपर तो हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन एक सवाल यहाँ पर जो पैदा हुआ है एब्सोल्यूट एडवांटेज और कंपैरेटिव एडवांटेज के बीच में, वो ये है कि एब्सोल्यूट एडवांटेज में हमने माना कि देश ए है वो एक्स कमोडिटी के प्रोडक्शन में ज़्यादा एफिशिएंट है, देश ए को एक्स कमोडिटी के प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट एडवांटेज है और देश बी को वाई कमोडिटी के प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट एडवांटेज है। लेकिन साथियों, अगर ऐसा हो जाए कि देश ए को दोनों ही कमोडिटीज के प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट एडवांटेज हो, देश ए दोनों ही कमोडिटीज के प्रोडक्शन में ज़्यादा एफिशिएंट हो देश बी के मुकाबले, और देश बी देश ए के मुकाबले दोनों ही कमोडिटीज के प्रोडक्शन में लेस एफिशिएंट हो और दोनों ही कमोडिटीज के प्रोडक्शन में उसे एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज हो, तो भी क्या दोनों देशों के बीच में ट्रेड पॉसिबल है? इसी बात की जांच करने के लिए जो है कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी की हम बात करेंगे। साथियों, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी भी एडम स्मिथ की उसी बात के ऊपर खरी उतरती है या नहीं उतरती, जिसमें एडम स्मिथ कहते हैं कि भाई दो देशों के बीच में व्यापार केवल तभी होगा जब वो व्यापार दोनों देशों के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल होगा। अगर दोनों में से किसी एक देश को भी या तो फायदा
इस ट्रेड से फायदा नहीं होता है या नुकसान हो जाता है, तो जिस देश को फायदा नहीं हो रहा या नुकसान हो रहा है वो ट्रेड करने से मना कर देगा। तो इस बात की भी जांच करनी है कि क्या कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी एडम स्मिथ की इस सिंपल सी अजम्पशंस के ऊपर खरी उतरती है। तो चलिए साथियों बात करते हैं। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी की तरह ही कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी भी कुछ मान्यताओं पर आधारित है और साथियों इसकी अजम्पशंस है वो भी लगभग वैसी ही है जैसी एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी की है। इसकी अजम्पशंस वही है जैसे कि दो देश है ए और बी, दोनों ही देश दो दो कमोडिटीज प्रोड्यूस करते हैं एक्स और वाई, दोनों देशों के बीच में ट्रेड फ्री है यानी कि किसी तरह की टैरिफ या नॉन टैरिफ बैरियर इन देशों के बीच में नहीं है। लेजिस फेयर इकोनॉमिक पॉलिसी है जिसका मतलब ये है कि आर्थिक क्रियाओं में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं है, गवर्नमेंट का किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं है, जो मार्केट फोर्सेज है वो फ्रीली काम करती है। पांचवी अजम्पशन ये है कि जो लेबर है वो देश के अंदर तो पूरी तरह से गतिशील है लेकिन दो देशों के बीच में वो पूरी तरह से अगतिशील है। इसका मतलब ये हुआ कि लेबर एक देश में, एक देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में आसानी से आ जा सकती है, लेकिन वही लेबर दो देशों के बीच में अगतिशील है यानी कि एक देश की लेबर दूसरे देश में नहीं जा सकती, दूसरे देश की लेबर पहले देश में नहीं आ सकती। जो छठी अजम्पशन है उसमें माना गया है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कांस्टेंट रहती है। इसका सीधा सा मतलब साथियों ये है कि अगर एक कमोडिटी प्रोड्यूस करने की लागत 10 रुपए है तो दो कमोडिटी प्रोड्यूस करने की लागत 20 रुपए होगी, तीन कमोडिटी प्रोड्यूस करने की लागत 30 रुपए होगी। तो इस तरह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कांस्टेंट रहती है। सातवीं अजम्पशन ये ली गई है, ये सिंप्लिसिटी के लिए ली गई है कि नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, दो देशों के बीच में जब व्यापार होता है तो परिवहन लागतों को शून्य मान लिया गया है, उन देशों के बीच में किसी तरह की कोई परिवहन लागत नहीं होती है। आठवीं अजम्पशन ये ली गई है नो टेक्निकल चेंज, किसी तरह की कोई तकनीकी परिवर्तन जो है नहीं होता। और नौवीं जो अजम्पशन है उसमें लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू को माना गया है। लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू का मतलब साथियों ये होता है कि किसी कमोडिटी की कितनी कीमत होगी ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि उस कमोडिटी के प्रोडक्शन में कितनी लेबर का इस्तेमाल किया गया है। यदि ज्यादा लेबर का इस्तेमाल किया जाएगा तो उस कमोडिटी की कीमत ज्यादा होगी और यदि कम लेबर का इस्तेमाल किया जाएगा तो उस कमोडिटी की कीमत कम होगी, वो यानी कि वो सस्ती होगी। तो इन सभी मान्यताओं के आधार पर जो है कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी को आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलो साथियों आगे चलते हैं। मान लीजिए दो देश है ए और बी, दोनों ही देश दो दो वस्तुएं उत्पादित करते हैं एक्स और वाई। जो देश ए है वो देश बी के मुकाबले दोनों ही कमोडिटीज एक्स और वाई में ज्यादा एफिशिएंट है। दोनों ही कमोडिटीज एक्स और वाई के प्रोडक्शन में देश ए देश बी के मुकाबले ज्यादा एफिशिएंट है। तो इसका मतलब यह हुआ कि देश ए को देश बी के मुकाबले एक्स और वाई दोनों ही कमोडिटीज में एब्सोल्यूट एडवांटेज है। इसी तरह से देश बी है, यह भी दो वस्तुएं प्रोड्यूस करता है लेकिन देश बी को देश ए के मुकाबले दोनों ही कमोडिटीज के प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है, क्योंकि देश बी देश ए के मुकाबले दोनों ही कमोडिटीज के प्रोडक्शन में लेस एफिशिएंट है। तो इसीलिए दोनों ही कमोडिटीज के प्रोडक्शन में उसको एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है। लेकिन साथियों यहां से हमारी जो बात जो है शुरू होती है कि कंपैरेटिव एडवांटेज असल में होता क्या है। यहां पर देखिए ये जो देश ए है इसको भले ही दोनों ही कमोडिटीज के प्रोडक्शन में देश बी के मुकाबले एब्सोल्यूट एडवांटेज है, लेकिन इसका एब्सोल्यूट एडवांटेज कमोडिटी एक्स के प्रोडक्शन में ज्यादा है कमोडिटी वाई के प्रोडक्शन से। तो इस तरह से कहा जाएगा कि देश ए को एक्स कमोडिटी के प्रोडक्शन में कंपैरेटिव एडवांटेज है। इसी तरह देश बी की अगर बात करें तो देश बी को दोनों ही कमोडिटीज के प्रोडक्शन में देश ए के मुकाबले एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है, लेकिन साथियों देश बी की एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है वो वाई कमोडिटी के प्रोडक्शन में कम है। तो इसका मतलब यह हुआ कि देश बी को वाई कमोडिटी के प्रोडक्शन में कंपैरेटिव एडवांटेज है, यानी कि जिसमें उसकी एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज कम है देश बी की, उसी में देश बी को कंपैरेटिव एडवांटेज है। तो इस तरह से जो देश ए है वो एक्स कमोडिटी के प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन करेगा और देश बी है जो वाई कमोडिटी के प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन करेगा और दोनों ही देशों के बीच में ट्रेड होगा। देश ए है वो देश बी को एक्स कमोडिटी एक्सपोर्ट करेगा और बदले में देश बी से वाई कमोडिटी इंपोर्ट करेगा और इस तरह का जो ट्रेड है वो दोनों देशों के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल होगा। इसको और अच्छे ढंग से समझने के लिए हम
ये एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए यूएसए और यूके है, इन दोनों देशों के बीच में ट्रेड होना है। दोनों ही देश दो दो वस्तुएं उत्पादित करते हैं, मान लीजिए वीट और क्लॉथ। अब जो यूएसए है वहां पर एक यूनिट लेबर मान लीजिए 6 यूनिट वीट प्रोड्यूस कर सकती है, और अगर उसी एक लेबर यूनिट का इस्तेमाल कपड़े के प्रोडक्शन में किया जाए तो वो 4 यूनिट कपड़ा प्रोड्यूस कर पाती है। इसी तरह से यूके के अंदर एक यूनिट लेबर केवल 1 यूनिट वीट प्रोड्यूस कर पाती है, और अगर इसी एक लेबर यूनिट का इस्तेमाल कपड़े के प्रोडक्शन में किया जाए तो 2 यूनिट कपड़ा प्रोड्यूस कर पाती है। तो यहां पर हम देखेंगे साथियों कि यूएसए है, जो देश यूएसए है, इसको वीट और क्लॉथ दोनों ही कमोडिटीज के प्रोडक्शन में यूके के मुकाबले एब्सोल्यूट एडवांटेज है, क्योंकि ये दोनों ही कमोडिटीज के प्रोडक्शन में मोर एफिशिएंट है। और देश यूके है, जो यूके को वीट और क्लॉथ दोनों ही के प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है, क्योंकि ये दोनों ही कमोडिटीज के प्रोडक्शन में लेस एफिशिएंट है। लेकिन यहां पर एक बात देखिए कि जो यूएसए है उसकी एब्सोल्यूट एडवांटेज, यूएसए की एब्सोल्यूट एडवांटेज इन दोनों कमोडिटीज में वीट के प्रोडक्शन में ज्यादा है। यूएसए की एब्सोल्यूट एडवांटेज वीट के प्रोडक्शन में ज्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देश, ये जो यूएसए है, इसको वीट के प्रोडक्शन में कंपैरेटिव एडवांटेज है। यूएसए को वीट के प्रोडक्शन में कंपैरेटिव एडवांटेज है। इसी तरह से यूके को दोनों ही कमोडिटीज के प्रोडक्शन में एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है, लेकिन यूके की जो एब्सोल्यूट डिसएडवांटेज है वो क्लॉथ के प्रोडक्शन में कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूके को क्लॉथ के प्रोडक्शन में कंपैरेटिव एडवांटेज है। तो इस तरह से यूएसए वीट के प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन करेगा और यूके कपड़े के प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन करेगा, और दोनों देश आपस में ट्रेड करेंगे। यूएसए यूके को वीट एक्सपोर्ट करेगा और बदले में यूके से कपड़ा इंपोर्ट करेगा। कैसे, देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए यूके को 6 यूनिट वीट की जरूरत पड़ जाती है। अब अगर यूके इस 6 यूनिट वीट का प्रोडक्शन घर में करता है तो उसको 6 यूनिट लेबर की जरूरत पड़ेगी इतना प्रोडक्शन करने के लिए। लेकिन अगर वो इस 6 यूनिट लेबर का इस्तेमाल कपड़े के प्रोडक्शन में कर ले तो वो कितना कपड़ा प्रोड्यूस कर सकता है? 12 यूनिट कपड़ा प्रोड्यूस कर सकता है। तो साथियों, अगर दोनों देशों के बीच में ट्रेड होता है तो मान लीजिए यूएसए यूके को 6 यूनिट वीट एक्सपोर्ट कर देता है और बदले में यूके से 6 यूनिट कपड़ा इंपोर्ट कर लेता है। तो ऐसे में क्या हुआ कि यूएसए को 2 यूनिट कपड़े का गेन हुआ और यूके को 6 यूनिट कपड़े का गेन हुआ, और जो टोटल गेन है वो 8 यूनिट कपड़ा हुआ। ऐसा क्यों हुआ कि अगर यूएसए इस जितनी लेबर का इस्तेमाल उसने वीट प्रोडक्शन करने में किया है, अगर उतनी ही लेबर का इस्तेमाल वो कपड़ा प्रोडक्शन में करता तो केवल 4 यूनिट कपड़ा प्रोड्यूस कर सकता था। लेकिन उसने उतनी ही लेबर का वीट एक्सपोर्ट करके 6 यूनिट कपड़ा इंपोर्ट कर लिया है, यानी कि घरेलू उत्पादन से 2 यूनिट ज्यादा कपड़ा इंपोर्ट कर लिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूएसए को 2 यूनिट कपड़े का गेन हुआ। इसी तरह से यूके की अगर बात करें तो अगर यूके 6 यूनिट वीट का प्रोडक्शन घर में करता तो उसको केवल 6 यूनिट वीट ही मिलता। लेकिन जब उसने इस 6 यूनिट वीट के प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाली लेबर का इस्तेमाल कपड़े के प्रोडक्शन में करके कपड़े का एक्सपोर्ट किया तो उसके पास उसने 6 यूनिट कपड़ा एक्सपोर्ट कर दिया, और 6 यूनिट कपड़ा एक्सपोर्ट करने के बाद उसके पास अब भी 6 यूनिट वीट और 6 यूनिट कपड़ा बचा हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि 6 यूनिट कपड़े का गेन यूके को हुआ और 2 यूनिट कपड़े का गेन यूएसए को हुआ। इस तरह से टोटल गेन है वो 8 यूनिट कपड़ा हुआ। अब साथियों, यहाँ पर हमने सिर्फ ये बात की है कि ये जो ट्रेड है ये दोनों देशों के लिए बेनिफिशियल है। हमने ये बात नहीं की कि ये जो टोटल 8 यूनिट कपड़े का जो गेन है ये दोनों देशों के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। मान लीजिए अगर यूके केवल 4 यूनिट कपड़ा ही ऑफर करता 6 यूनिट वीट के बदले, तो क्या यूएसए ट्रेड करता? यूएसए ट्रेड नहीं करता। और इसी तरह से यूएसए अगर 6 यूनिट वीट एक्सपोर्ट करके 12 का 12 यूनिट कपड़ा इंपोर्ट कर लेता तो क्या यूके ट्रेड करता? फिर यूके ट्रेड नहीं करता। तो इससे हमें इनकी सीमाओं का पता चलता है कि दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड है वो किस सीमा तक होगा। देखो इसको एक टेबल से देख लेते हैं हम
ये सारा का सारा जो टेबल है ये पिछले एनालिसिस के ऊपर ही है। ये इस तरफ तो यूएसए है, इस तरफ यूके है। ये दोनों देशों के बीच में जो टोटल गेन है वो है जो दोनों देशों के बीच में बट जाना है। देखो यहाँ पर क्या है, ये यूएसए का एक्सपोर्ट है 6 यूनिट वीट जो कि यूके इंपोर्ट करता है, ठीक है। और ये डीपी मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्शन, इसका मतलब ये है कि यूएसए में 1 यूनिट लेबर 4 यूनिट कपड़ा प्रोड्यूस कर सकती है। यहाँ पर अगर देखें टीपी मतलब टोटल प्रोडक्शन, इसका मतलब ये है कि यूके में 6 यूनिट लेबर ने 12 यूनिट कपड़ा प्रोड्यूस किया है, ठीक है। तो इस 12 यूनिट कपड़े में से कुछ कपड़ा जो है यूके यूएसए को एक्सपोर्ट करेगा 6 यूनिट वीट के बदले में। अब हमने जो पीछे एग्जांपल में जो बात की है वो इस वाले पॉइंट के ऊपर बात की है, ये वाला पॉइंट की, यानी कि मान लीजिए यूएसए 6 यूनिट वीट देकर 6 यूनिट कपड़ा इंपोर्ट करता है तो यूएसए को 2 यूनिट कपड़े का गेन होगा। अगर ऐसा हो कि यूके है यूएसए को केवल 4 यूनिट कपड़ा ही ऑफर करे, 4 यूनिट कपड़ा ही ऑफर करे, तो क्या या तो 4 यूनिट कपड़ा ऑफर करे या इससे कम करे, यानी कि 3, 2, 1 या करे ही ना, तो क्या यूएसए ट्रेड करेगा? ऐसे मामले में यूएसए ट्रेड नहीं करेगा क्योंकि ये ट्रेड यूएसए के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। यहां पर यूएसए ट्रेड करने से मना कर देगा क्योंकि इस पॉइंट पर यूएसए के गेन है वो 0 है और इससे पहले वाले सभी पॉइंट्स पर यूएसए के गेन नेगेटिव है, उसको हानि होती है इस ट्रेड से, ठीक है। और इसी तरह से अगर यूएसए कहे कि भाई मुझे 12 के 12 यूनिट कपड़ा दे दो 6 यूनिट वीट के बदले, तो क्या यूके ट्रेड करेगा? ऐसे में यूके ट्रेड करने से मना कर देगा क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ये यूके के लिए ट्रेड रिजेक्शन का पॉइंट है। यहां पर यूके को किसी तरह का कोई फायदा नहीं होता, तो यहां पर ट्रेड जो है यूके ट्रेड करने से मना कर देगा। तो इस तरह से दोनों देशों के बीच में ट्रेड कहां से कहां तक होगा, यहां से लेके यहां तक। तो सीधी सी और मोटी सी बात यह है कि अगर यूएसए को 6 यूनिट वीट एक्सपोर्ट करने के बदले यूके से यदि 4 यूनिट कपड़े से ज्यादा कपड़ा मिलता है, इंपोर्ट करने को 4 यूनिट कपड़े से ज्यादा कपड़ा अगर मिलता है तो यूएसए ट्रेड करता रहेगा, ठीक है, चाहे वो 12 यूनिट तक कितना भी हो। और अगर यूके को 12 यूनिट कपड़े से कम कपड़ा देकर 6 यूनिट वीट मिल जाता है, ठीक है, 11, 10, 9, तो यूके ट्रेड करता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से इस पॉइंट के ऊपर तो यूके मना करेगा और इस पॉइंट के ऊपर यूएसए मना करेगा। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कितने यूनिट हुई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इन सातों के सातों पॉइंट्स के ऊपर दोनों देशों के बीच में ट्रेड होता रहेगा। तो साथियों ये थी कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई किसी तरह का कोई पॉइंट इल्यूजनरी लगे तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही वैल्यूएबल है। तो साथियों थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस टाइम, बाय।